है 10 बार कम से कम उन्होंने अंडरलाइन किया है, लेकिन ना तो ग्रोथ में कोई टिंकरिंग है, ना सरकार के उस ग्रोथ के आंकड़े को मैच कर रहे हैं, और ना ही ग्लोबल रिसेशन की जो आशंका है उसका कोई मेंशन है। कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को? देखिए, जहां तक ग्लोबल स्थिति का सवाल है वो तो उन्होंने कहा है कि अभी भी काफी स्टेबिलिटी है। अंडरलाइंग काफी इश्यूज हैं, काफी टेंशन हैं ग्लोबली, बट ग्रोथ प्रोजेक्शन अभी भी काफी रीजनेबली स्टेबल है। एक मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ग्लोबली हुई है वो ये है कि जो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट सेंट्रल बैंक्स हैं अब वो रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी काट दिए हैं रेट, और फेडरल रिजर्व अब शायद सितंबर में काटेगा, पहले वो दिसंबर में कह रहा था। तो एक तरह से जो ग्लोबल बैंक्स का, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का जो असर पड़ता है उनके रेट चेंजेस का डोमेस्टिक इकोनॉमी में, कैपिटल आउटफ्लो में, वो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक तरह से मॉनिटरेबल होता है, वो रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है ना। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादातर डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से ही बनाई जाती है, और इसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि फूड इन्फ्लेशन का जो चिंता है वो अभी बरकरार है, क्योंकि एक तो फूड इन्फ्लेशन लगातार अभी तक बढ़ी रही है, जुलाई के महीने में भी वो बढ़ी है, और वो आपको आप वेजिटेबल्स में खासकर अब महंगाई की दर अभी भी काफी ऊपर बनी हुई है। देखिए, 3-4 कारण हैं किस लिए वो आरबीआई इसको इग्नोर नहीं कर पा रही है फूड इन्फ्लेशन को। पहला मुख्य कारण ये है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, जो कि गवर्नर साहब ने भी बताया, 46%। अब जब थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है फूड इन्फ्लेशन में तो एग्रीगेट इन्फ्लेशन भी उसके हिसाब से हिलती है, जैसा कि हमने जून के महीने में देखा। और दूसरी बात यह है कि जो खाने की वस्तुएं हैं वो हम रेगुलरली परचेज करते हैं। जो अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो शायद आप 4 या 5 साल में एक बार ही खरीदेंगे। फूड आप रेगुलरली परचेज करते हैं, तो एक तरह से जो महंगाई का एहसास है वो फूड इन्फ्लेशन से लोगों को ज्यादा आता है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ऊपर बनती हैं, और उसका खतरा ये रहता है कि जब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है तो जो आपके जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी वो ट्रांसमिट करेगी, क्योंकि धीरे धीरे वेजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन पे ओवरऑल प्रेशर बनेगा। ये तभी होता है जब ग्रोथ मजबूत हो। और अब आरबीआई ने का प्रोजेक्शन, मल्टीलैटरल्स के प्रोजेक्शन और मिनिस्ट्री के प्रोजेक्शन से ऊपर है। हमारे प्रोजेक्शन भी 6.8% का है, तो क्लियरली आरबीआई अभी काफी मजबूती देख रहा है इकोनॉमी में। तो इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि वो फूड इन्फ्लेशन को नजरअंदाज ना करें और उस पर फोकस बनाए रखें। वही उन्होंने किया है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अभी कोई स्टांस अपना डविश करेंगे। तो अभी अगर रेट कट होता है तो वो अक्टूबर में अर्लीस्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय तक मॉनसून का सीजन ओवर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि फूड इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा जोशी रही जी, है। तो अर्लीस्ट अक्टूबर है, नहीं तो अगर फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बरकरार रहती है तो शायद आगे भी बढ़ा सकते हैं डेट को। जोशी जी, अगर वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 46% उसका कंट्रीब्यूशन है, टैरिफ जो अभी बढ़े मोबाइल के वो उसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में दिखेगा, अदर और बहुत सारे आइटम्स हैं जिनका बढ़ेगा, इसको देख के आपको लगता है कि इस FY25 में कोई उम्मीद है रेट कट की? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मुझे लग रहा है कि उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल जो अब एक तो यह है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स थोड़ा सा सॉफ्टनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा यह है कि एक तो बेस इफेक्ट फूड में बहुत ज्यादा है। तो अगर मॉनसून नॉर्मल प्ले आउट होता है तो फूड इन्फ्लेशन काफी नीचे आ जाएगी। जहां तक आप जो बता रहे हैं कि दूसरी वस्तुएं हैं, मोबाइल फोन चार्जेस और दूसरी सर्विसेज, उनका असर कोर पे पड़ेगा। कोर इन्फ्लेशन अभी बहुत ही मंदी है और बहुत ही नीचे है, तो थोड़ा सा ऊपर अगर जाए और फूड इन्फ्लेशन का तेजी से नीचे आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका पॉलिसी पे असर पड़ेगा। ये इस पे निर्भर करता है कि वेदर आरबीआई सीज द ओवरऑल इन्फ्लेशन गेटिंग अलाइन टू 4% और नॉट। वो इस समय नहीं कहा जा सकता, वो अक्टूबर में आपके पास ज्यादा क्लैरिटी होगी। जी जोशी जी, मैं दोबारा आऊँगा, एनर्जी प्राइसेस इतने नीचे आ गए, उसके बावजूद अगर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मुझे तो लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।